किशनगंज जिला के कोचाधामन प्रखंड के 2 स्कूलों को हाई स्कूल बनाने की मांग। पूर्व विधायक मास्टर मुजाहिद ने डीओ से मुलाकात की, कहा छात्रों को पढ़ने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। अररिया के नरपतगंज में भारत नेपाल सीमा पर अतिक्रमण हटाया गया। डीएम के निर्देश पर प्रशासन ने अवैध झोपड़ियों और मकान पर चलाया बुलडोजर। अररिया के नरपतगंज में भाजपा नेता के घर से चोरी, चोरों ने लाखों के जेवर और 10 लाख नगद चुराया। एक अन्य मकान में चोरी का प्रयास। अररिया में उत्पाद विभाग ने ड्रोन से की छापेमारी, अवैध शराब बेचने पीने के आरोप में 17 लोग गिरफ्तार, नेपाली शराब बरामद। कटिहार के कुर्सेला में कचहरी सचिव पर रिश्वत मांगने का आरोप, वंशावली बनाने के लिए पैसे लेने का वीडियो वायरल, जांच के लिए कमेटी का किया गठन। कटिहार में 2 सड़क हादसों में एक की गई जान, NH 31 पर पिकअप स्कूटर और हाइवा बाइक की टक्कर, 5 लोग घायल। कटिहार के बराड़ी प्रखंड मुख्यालय में 20 सूत्री कार्यालय का उद्घाटन, मनोज सिंह कुशवाहा ने संभाला अध्यक्ष पद, जन कल्याणकारी योजनाओं की निगरानी होगी मजबूत। क्या फार्मर रजिस्ट्री नहीं कराने से लाखों किसान अब हो जाएंगे किसान सम्मान निधि से वंचित? चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। आपको बता दें कि कृषि विभाग की योजनाओं का लाभ लेने के लिए किसानों को फार्मर रजिस्ट्री कराना अनिवार्य कर दिया गया है, लेकिन फार्मर रजिस्ट्री के नए नियम किसानों के लिए परेशानी का कारण बने हुए हैं। जिला में 21 जनवरी तक मिशन मोड में अभियान चलाकर सभी पंचायत में विशेष कैंप लगा, फार्मर रजिस्ट्री एवं ई-केवाईसी की गई। बावजूद इसके बिहार के मधुबनी जिले में पीएम किसान सम्मान निधि योजना के 3,21,514 पंजीकृत किसानों में से अब तक केवल 98,967 किसानों की ही फार्मर रजिस्ट्री पूरी हो सकी है। इस तरह जिले में अब तक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए पंजीकृत किसानों में से महज 31% किसानों को फार्मर रजिस्ट्री करते हुए यूनिक आईडी जारी किया गया है। जिले में संयुक्त जमाबंदी के कारण बड़ी संख्या में किसान निबंधन नहीं करा पा रहे हैं। किसानों का कहना है कि निबंधन के लिए अंचल कार्यालय के लगातार चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। दरअसल अब एलपीसी किसान सम्मान निधि, केसीसी और विभिन्न कृषि योजनाओं का लाभ लेने के लिए किसान निबंधन अनिवार्य कर दिया है। बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं को मिलने वाली वित्त सहायता में बड़ा बदलाव किया है। अब इस योजना के तहत मिलने वाली राशि पहले की 10,000 रुपए से बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दी गई है। यदि वृद्धि प्रदर्शन आधारित होगी, यानी महिलाओं के रोजगार शुरू करने और योजना के तहत दी गई राशि के प्रभावी उपयोग के आधार पर अतिरिक्त मदद दी। ये वृद्धि प्रदर्शन आधारित होगी, यानी महिलाओं के रोजगार शुरू करने और योजना के तहत दी गई राशि के प्रभावी उपयोग के आधार पर अतिरिक्त मदद दी जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कैबिनेट बैठक के बाद इस फैसले की घोषणा की और सोशल मीडिया के माध्यम से इस योजना की पूरी जानकारी शेयर की। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन महिलाओं को पहले 10,000 रुपए की राशि दी गई थी, वे अब 6 महीने के बाद अतिरिक्त सहायता के लिए पात्र होंगी। ये इस बात पर निर्भर करेगा कि पहली किस्त का उपयोग कितने प्रभावी ढंग से रोजगार शुरू करने के लिए किया गया। नीतीश कुमार ने कहा कि चयनित लाभार्थियों को अब 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता दी जाएगी। ये राशि किस्तों में दी जाएगी और यदि व्यवसाय अच्छे से चल रहा है तो आवश्यकता अनुसार एक मुश्त राशि भी दी जा सकती है। दोस्तों, सरकार जहां एक और पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया का नारा बुलंद कर रही है, वहीं जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। बगहा एक प्रखंड के नड्डा पंचायत के नवसृजित राजकीय प्राथमिक विद्यालय नड्डा का शिक्षा विभाग का अपना कोई भवन नहीं है। यह विद्यालय पिछले लंबे समय से एक उधार के निजी भवन में संचालित हो रहा है, जिससे बच्चों की शिक्षा और सुरक्षा दोनों प्रभावित हो रही है। विद्यालय के पास स्विंग का भवन न होने के कारण न तो बच्चों के पास खेलने के लिए मैदान है और न ही बैठने की समुचित व्यवस्था। नड्डा पैक्स के पुराने खंडर में एस्बेस्टस के सहारे 56 बच्चों को बरामदे में अलग अलग कक्षाओं के बच्चों को बिठाकर पढ़ाया जा रहा है। इस विद्यालय में शौचालय और पेयजल उधार के भवन होने के कारण स्वच्छता और पानी की अस्थायी व्यवस्था बड़ी चुनौती बनी हुई है। हालांकि इस विद्यालय में बच्चों के लिए मिड डे मील एनजीओ के माध्यम से बच्चों के बीच परोसा जाता है। दोस्तों, बिहार में पुलिस टीम पर हमले के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। गुरुवार को जहानाबाद जिले में एक हमले में 6 पुलिसकर्मी घायल हो गए। पिछले 24 घंटों में बिहार पुलिस पर यह दूसरा बड़ा हमला है। पुलिस टीम पर बार बार हो रहे हमलों से जिले में कानून व्यवस्था को लेकर गंभीर चिंताएं बढ़ गई है। मिली जानकारी के अनुसार एक्साइज डिपार्टमेंट की एक टीम अवैध शराब के धंधे के खिलाफ छापेमारी करने के लिए सुबह करीब 5 बजे घोसी पुलिस स्टेशन इलाके के शेखपुरा नट टोली पहुंची। जैसे ही टीम ने अपना ऑपरेशन
प्रदर्शन शुरू किया। मौके पर मौजूद असामाजिक तत्वों ने अचानक हिंसक हमला कर दिया। हमलावरों ने पुलिसकर्मियों पर लाठी और दूसरे हथियारों से हमला किया, जिससे कई अधिकारी गंभीर रूप से घायल हो गए। कांस्टेबल संगम कुमार, विकास कुमार, चंदन कुमार, संतोष कुमार, मनोज कुमार गुप्ता, अनीश कुमार और अजय कुमार के रूप में हुई है। दोस्तों, बिहार के समस्तीपुर में सम्राट चौधरी ने बड़ा ऐलान कर दिया है। जी हां, उन्होंने कहा कि सीएम नीतीश कुमार ने न्याय यात्रा और प्रगति यात्रा के दौरान जो भी वादे किए थे, उन सभी योजनाओं पर काम शुरू हो चुका है। इन योजनाओं की लगातार समीक्षा की जा रही है और सरकार का लक्ष्य है कि वर्ष 2026 तक सभी वादों को पूरी तरह जमीन पर उतारा जाए। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि 20 साल पहले बिहार की स्थिति बेहद खराब थी। गाँव में न बिजली थी, न सड़क, न पानी की सुविधा, न ही पंचायत भवन या हाई स्कूल। सीएम नीतीश कुमार ने धीरे धीरे पूरे सिस्टम को बदला और विकास को गांव-गांव तक पहुंचाया। केंद्र और बिहार सरकार ने गांव तक बिजली पहुंचाया। सम्राट चौधरी ने बताया कि महिलाओं की मांग पर मुफ्त बिजली योजना लागू की गई। पहले बिहार में बहुत कम बिजली उपभोक्ता थे, लेकिन अब लाखों घरों तक बिजली पहुंच चुकी है। बड़ी संख्या में घरेलू उपभोक्ताओं का बिजली बिल शून्य आ रहा है। दोस्तों, भारत में अब पुरुष क्रिकेट के अलावा महिला क्रिकेट को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। अक्सर क्रिकेट को जेंटलमैन का खेल कहा जाता है, लेकिन अब महिलाओं ने भी क्रिकेट में बढ़ चढ़कर भाग लेना शुरू कर दिया है। इसी तरह की एक कहानी बिहार के नालंदा से सामने आई है। बिहार के नालंदा में महंत द्वारकानाथ क्रिकेट टूर्नामेंट खेला जा रहा है। इस टूर्नामेंट में कुल 25 टीमें खेल रही है। ये पुरुष क्रिकेट का टूर्नामेंट है, लेकिन एक टीम की कमान महिला क्रिकेटर को सौंपी गई है। दोस्तों, देश के कई हिस्सों में कड़ाके की ठंड से मिली मामूली राहत अब खत्म होने वाली है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD ने चेतावनी जारी की है कि नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से 31 जनवरी से मौसम एक बार फिर करवट लेगा। इसके चलते न केवल तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट आएगी, बल्कि तेज हवाओं के साथ बारिश और बर्फबारी का दौर भी शुरू होगा। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों में कुदरत का कड़ा रुख देखने को मिलेगा। जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल में 1 फरवरी को यहां कई स्थानों पर भारी बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है। और बिहार में 31 जनवरी और 1 फरवरी को गरज चमक के साथ हल्की बारिश और बिजली गिरने की संभावना है। इस दौरान 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेगी। दोस्तों, सोना बिस्कुट फैक्ट्री में एक दर्दनाक और शर्मनाक घटना ने मानवता को झकझोर कर दिया है। आधी रात को चंदन पाठक जो फैक्ट्री में मजदूरी करते थे, उनके साथी मजदूरों ने बार बार गार्ड से गेट खोलने की गुहार लगाई, लेकिन कथित तौर पर गार्ड ने सख्ती से मना कर दिया। गार्ड का कहना था कि आधी रात में गेट खोलने का आदेश मालिक से नहीं मिला। वैशाली जिले के हाजीपुर औद्योगिक थाना क्षेत्र की घटना है। ये फैक्ट्री वैशाली में है। जी हाँ, मजदूरों का आरोप है कि फैक्ट्री में 5000 से 7000 मजदूर कार्य करते हैं, लेकिन यहाँ प्राथमिक उपचार की कोई व्यवस्था नहीं है। किसी भी स्वास्थ्य समस्या की स्थिति में मजदूरों को इलाज के लिए फैक्ट्री के बाहर जाना पड़ता है। फैक्ट्री के कारीगर निहाल सिंह का आरोप है कि मजदूरों से 8 घंटे के बजाय लगातार 72 घंटे तक काम लिया जाता है। विरोध करने पर उन्हें जबरन रोका जाता है और नहीं रुकने पर वेतन तक काट लिया जाता है। घटना के बाद से फैक्ट्री के सभी गार्ड तथा मजदूर के ठेकेदार बेगूसराय निवासी नवल किशोर मिश्रा फरार है। मजदूरों का कहना है कि ऐसे दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बाद भी फैक्ट्री मालिक उनसे मिलने तक नहीं आए। मजदूरों ने मृतक के परिजनों को फैक्ट्री द्वारा 20 लाख देने की मांग की है। घटना के बाद मजदूर आक्रोशित हो गए, फैक्ट्री में तोड़फोड़ की और सड़क पर टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रण में लेने का प्रयास किया। बताया जा रहा है कि मृतक औरंगाबाद जिले के गोह थाना क्षेत्र के दादर गांव निवासी थे। वे अपने पीछे 2 बेटियां और 1 बेटा छोड़ गए हैं, जिनका भविष्य अनिश्चितता के अंधकार में चला गया है। अभी तक उनके परिजन घटना स्थल पर नहीं पहुंच पाए हैं। बिहार में प्रशासनिक विस्तार, 101 नए DCLR पदों के साथ उच्च शिक्षा और विमानन विभाग में भारी बहाली का रास्ता साफ। जी हां, आपको बता दें कि नीतीश कैबिनेट की बैठक में राज्य के प्रशासनिक ढांचे और विकास योजनाओं को लेकर कई बड़े निर्णय लिए गए हैं। सरकार ने विभिन्न विभागों के सुचारू संचालन के लिए 300 से अधिक नए पदों के सृजन को मंजूरी दी है। साथ ही बक्सर जिले के लिए महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और शैक्षणिक परियोजनाओं पर अपनी मुहर लगाई है। राज्य सरकार ने प्रशासनिक कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए 3 महत्वपूर्ण विभागों में 361 नए पदों के सृजन का निर्णय लिया है। नवगठित उच्च शिक्षा विभाग के कार्यों के संपादन और 7/2 की योजनाओं को लागू करने के लिए सचिवालय स्तर पर 161 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है। इसी तरह नवगठित सिविल विमानन विभाग के सुचारू संचालन हेतु 99 नए पदों के सृजन और पूर्व से सृजित 176 पदों के समायोजन को मंजूरी मिली है।
दोस्तों, बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि बाल श्रमिक होना समाज के लिए कोढ़ है, अभिशाप है। यदि आज भी हजारों बच्चे बाल श्रमिक के रूप में काम कर रहे हैं तो ये गंभीर चिंता का विषय है। बाल श्रम आयोग का गठन इसलिए किया गया है ताकि बाल श्रम से मुक्त कराए गए बच्चों के जीवन में खुशहाली लाई जा सके। बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग पटना के तत्वाधान में गुरुवार को बाल श्रम की रोकथाम, उन्मूलन, विमुक्ति एवं पुनर्वास को लेकर आयोजित एक दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री ने उक्त बातें कही है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि बच्चों के जीवन में खुशहाली लाने का एकमात्र रास्ता उन्हें शिक्षित और ज्ञानवान बनाना है। सिर्फ बाल श्रम से मुक्त कराना पर्याप्त नहीं है, बल्कि ये सुनिश्चित कराना है कि ऐसे बच्चों को स्कूल तक पहुंचाया जाए। उप मुख्यमंत्री ने बाल श्रम के खिलाफ काम करने वाले संस्थाओं की भी सराहना की। सम्राट चौधरी ने कहा कि गरीब परिवारों के बच्चे ही अधिकतर बाल श्रम के शिकार होते हैं। इन्हें बाल श्रम से मुक्त कराकर उनकी प्रतिभा का सही उपयोग करने का अवसर देना जरूरी है। सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार में शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा बदलाव हुआ है। हर पंचायत में हाई स्कूल का निर्माण किया गया है और अगले 2 वर्षों में हर प्रखंड में डिग्री कॉलेज खोले जाएंगे ताकि खासकर बच्चों को पढ़ाई के लिए बाहर नहीं जाना पड़े। उन्होंने बताया कि अब अनुमंडल स्तर पर ITI, पॉलिटेक्निक, नर्सिंग कॉलेज और जिला स्तर पर महिलाओं के लिए ITI और पैरामेडिकल कॉलेज बनाए गए हैं। दोस्तों, किशनगंज से AIMIM के बिहार प्रदेश अध्यक्ष और विधायक अख्तरुल ईमान ने बिहार सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने पटना में नीट की तैयारी कर रही एक छात्रा की जान जाने के मामले में पुलिस की भूमिका पर गंभीर सवाल उठाए हैं। विधायक अख्तरुल ईमान ने कहा कि सरकार बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा तो जोर शोर से लगाती है, लेकिन राज्य में बेटियों का सबसे ज्यादा शोषण हो रहा है। उन्होंने इस नारे को खोखला बताया है। अख्तरुल ईमान ने सवाल किया है कि इस संवेदनशील मामले में कितने पुलिसकर्मी निलंबित हुए हैं, कितनी गिरफ्तारियां हुई है और कितनों को सजा मिली है। उन्होंने आरोप लगाया है कि पुलिस इस मामले को बेशर्मी से दबाने की कोशिश कर रही है, जबकि धीरे धीरे कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि फोरेंसिक रिपोर्ट में छात्रा के कपड़ों पर वीडियो के निशान मिलने के बावजूद कार्रवाई नाकाफी है। अख्तरुल ईमान ने कहा कि जो लोग निलंबित हुए हैं वे तो निम्न पदाधिकारी है, यानी नीचे लेवल के पदाधिकारी है। बड़े पदाधिकारी कहाँ है, बड़ी मछलियां कहाँ है? उनका मानना है कि ऐसे मामलों को दबाने में बड़े अफसरों की भूमिका होती है। दोस्तों, पूर्णिया में इंस्टाग्राम पोस्ट को लेकर हुए विवाद में जाने माने कारोबारी और फेमस ब्लॉगर सूरज बिहारी के मंगलवार को गोली मारकर हत्या कर दी गई। बदमाशों ने उन्हें पीछे से 3 गोलियां मारी, इससे उनकी मौके पर ही जान चली गई। 28 साल के सूरज वीडियोग्राफी और ब्लॉगिंग के शौकीन थे। इसके साथ ही उनकी लग्जरी लाइफ स्टाइल थी। वो 2.5 करोड़ की डिफेंडर कार से चलते थे, 22 लाख की पिस्टल रखते थे। उनके पीछे से 2 से 3 बंदूकधारी गार्ड चलते थे, जिस पर वो करीब 1 लाख रुपए खर्च करते थे। बचपन से ही सूरज बिहारी को बिजनेस में काफी रुचि थी। इस कारण वो अपने पिता जवाहर यादव के बिजनेस में हाथ बटाने लगे। 20 साल की उम्र में वे बिजनेस में रम गए और पिता के बिजनेस को काफी आगे बढ़ाया। इससे शहर में इस वक्त उनके मक्के के 18 गोदाम और बिल्डिंग मटेरियल का करोड़ों का बिजनेस है। साथ ही सूरज ने रियल एस्टेट में निवेश किया है, जिससे उनका टर्नओवर करीब 15 करोड़ के आसपास था। दोस्तों, बिहार की बियाडा की जमीन का गलत इस्तेमाल करने वालों की तकलीफें अब बढ़ने वाली है। इंडस्ट्री के नाम पर बियाडा की जमीन लेकर बैठे लोग अब सरकार के रडार पर है। सरकार ने लोगों की लिस्ट तैयार कर रही है, इन्हें फ्रॉड की कैटेगरी में रखा है और कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। बियाडा जमीन घोटाले पर बिहार सरकार के उद्योग और पथ निर्माण मंत्री दिलीप जायसवाल ने बड़ा एक्शन लिया है। उन्होंने पूर्णिया और मधुबनी के बीच बेहद जल्द सेमी कंडक्टर प्लांट लगाने की घोषणा की है। बनभाग स्थित भाजपा कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने कहा कि पूरे बिहार में कुछ लोग बियाडा से जमीन लेकर उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ ऐसी ही स्थिति पूर्णिया में है। बियाडा की जमीन में अमरपाली ग्रुप, जूट पार्क और इस तरह के कई लोग जमीन अलॉट करा चुके हैं, मगर आज तक उस जमीन पर जिस उद्योग को लगाया जाना था वो वहां नहीं लगा। सरकार ने ऐसे लोगों को चिन्हित कर इनकी नई लिस्ट तैयार की है। इन फ्रॉड पर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। दोस्तों, बिहार बजट सत्र शुरू होने से पहले आज नीतीश कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें 32 एजेंडों को स्वीकृति प्रदान की गई। इसमें सबसे महत्वपूर्ण निर्णय बिहार के छात्रों को मिलने वाली छात्रवृत्ति को लेकर लिया गया। बिहार सरकार ने अनुसूचित जाति SC और अनुसूचित जनजाति ST के छात्र छात्राओं के लिए प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति की राशि में ऐतिहासिक वृद्धि करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में वित्त वर्ष 2025-26 से इस योजना को प्रभावी बनाने और छात्रवृत्ति
फीसदी की दरों को दोगुना करने का प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। गौरतलब है कि इन छात्रवृत्तियों की दरें आखिरी बार वर्ष 2011 में निर्धारित की गई थी। लंबे अंतराल के बाद सरकार ने महंगाई और शैक्षणिक खर्चों को देखते हुए इन्हें बढ़ाने का फैसला लिया है। अब सरकारी और सरकार से मान्यता प्राप्त विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों को पहले के मुकाबले काफी अधिक वित्तीय सहायता प्राप्त होगी। कैबिनेट के फैसले के बाद अब छात्रवृत्ति का ढांचा इस प्रकार होगा। चलिए आपको प्रकार बताते हैं। कक्षा 1 से 4 तक के छात्र को 1200 रुपए सालाना, कक्षा 5 से 6 तक के छात्र को 2400 सालाना, कक्षा 7 से 10 तक के छात्र को 3600 सालाना, छात्रवासी वालों को क्लास 1 से 10 वालों को 6000 सालाना। राज्य सरकार के इस निर्णय से बिहार के लगभग 27 लाख छात्र छात्राओं को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है। दोस्तों, बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने एक और बड़ी सफलता हासिल की है। बक्सर जिले के ब्रह्मपुर में तैनात प्रखंड कल्याण पदाधिकारी सह प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को 10,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों उनके कार्यालय से गिरफ्तार किया गया है। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो पटना के मुख्यालय टीम ने आज दिनांक 29 जनवरी 2026 को एक बड़ी कार्रवाई करते हुए श्री एकता भाई केंद्र लक्की को गिरफ्तार किया है। आरोपी अधिकारी बक्सर जिले के ब्रह्मपुर में प्रखंड कल्याण पदाधिकारी सह प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के पद पर तैनात है। उन्हें उनके कार्यालय कक्ष से 10,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों दबोचा गया है। ये पूरी कार्रवाई मध्य विद्यालय गया घाट के शिक्षक सुधीर कुमार पाठक की शिकायत पर आधारित है। परिवादी शिक्षक का 4,63,587 का एरियर बकाया था, जिसके भुगतान की फाइल को आगे बढ़ने के लिए आरोपी पदाधिकारी द्वारा रिश्वत की मांग की जा रही थी। शिक्षक ने इस भ्रष्टाचार की शिकायत निगरानी ब्यूरो के पटना कार्यालय में दर्ज कराई थी। दोस्तों, बिहार पुलिस ड्राइवर पीईटी एग्जाम के लिए डेट जारी हो गया है। जी हां, केंद्रीय कांस्टेबल चयन बोर्ड सीएसबीसी की ओर से बिहार पुलिस ड्राइवर के पदों पर भर्ती के लिए पीईटी परीक्षा तिथियों का ऐलान कर दिया गया है। जो उम्मीदवार लिखित परीक्षाओं में सफल घोषित किए गए थे, अब वे पीईटी परीक्षा में जल्द ही शामिल होंगे। पीईटी परीक्षा का पूरा शेड्यूल ऑफिशियल वेबसाइट पर डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध है। उम्मीदवार सीएसबीसी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर बिहार पुलिस ड्राइवर पीईटी परीक्षा का शेड्यूल डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, बिहार भर के सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में अब अवैध निजी गतिविधियों पर नकेल कसने की तैयारी तेज हो गई है। सरकार ने साफ कर दिया है कि सरकारी अस्पताल परिसर में किसी भी तरह का निजी कारोबार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों से लेकर जिला अनुमंडलीय और सदर अस्पताल तक नियमित जांच अभियान चलेगा। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी इसकी जद में होंगे। इसके लिए स्पेशल जाँच टीम बनाई जाएंगी। हेल्थ सेक्रेटरी लोकेश कुमार सिंह ने सभी जिला पदाधिकारियों को लेटर भेजा है। पत्र में कहा गया है कि स्वास्थ्य विभाग को लगातार शिकायतें मिल रही थी। आरोप है कि सरकारी अस्पताल में तैनात निजी नर्सिंग होम, जांच घर, एक्सरे सेंटर और दवा दुकानों से जुड़े लोग मरीजों को बहला फुसला कर बाहर भेज रहे हैं। मरीजों को निजी अस्पतालों में इलाज कराने, निजी जांच केंद्रों में टेस्ट कराने और निजी दुकानों से दवा खरीदने के लिए मजबूर किया जा रहा है। इससे सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं को सीधा नुकसान पहुंच रहा है और आम लोगों को सरकारी सुविधाओं से वंचित किया जा रहा है। दोस्तों, बिहार की स्थानीय राजनीति के लिए एक युगांतकारी फैसला सामने आया है। केंद्र सरकार के पंचायती राज मंत्रालय ने पंच और सरपंचों की वर्षों पुरानी मांग को स्वीकार करते हुए उन्हें विधान परिषद के स्थानीय निकाय चुनाव में मतदान करने का असंवैधानिक अधिकार प्रदान कर दिया। इस निर्णय से त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों की भूमिका अब परिषद के गठन में अनिवार्य हो जाएगी। अब तक विधान परिषद के स्थानीय पदाधिकारी निर्वाचन क्षेत्रों में केवल मुखिया, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य ही मतदान करते थे, जबकि ग्राम कचहरी के प्रतिनिधि इस प्रक्रिया से वंचित थे। बिहार के पंच सरपंच संघ की लंबी लड़ाई के बाद केंद्र पंचायती राज मंत्रालय ने पत्र जारी कर स्पष्ट किया है कि ग्राम पंचायतें स्थानीय निकाय के श्रेणी में आती है और इसमें निर्वाचित पंच व सरपंच भी शामिल है। इस फैसले के लिए संविधान के अनुच्छेद 171(3)(a) और जन प्रतिनिधि कानून का हवाला दिया गया। मंत्रालय ने साफ किया है कि ग्राम पंचायतों के अंतर्गत आने वाले सभी निर्वाचित प्रतिनिधि एमएलसी चुनाव में मतदान के पात्र हैं। सारण से एमएलसी इंजीनियर सच्चिदानंद राय ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि पंच और सरपंच न्यायिक व प्रशासनिक व्यवस्था के महत्वपूर्ण कड़ी है, जिन्हें अब तक उपेक्षित रखा गया था। दोस्तों, बिहार के पश्चिम चंपारण के बगहा में भालू के आतंक से लोग दहशत में हैं। 55 साल के अधेड़ पर भालू ने हमला कर दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। आनन फानन में उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।